नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाजीराव प्रथम की, जो पेशवा रहे थे 1720 से लेकर 1740 के बीच में। इनके पिता थे बालाजी विश्वनाथ और वो पेशवा रहे थे 1713 से लेकर 1720 के बीच में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहली बार मराठा स्टेट या एम्पायर में पहली बार कोई पेशवा या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अपने फादर से सन के पास जाती है। ध्यान रखना, ये जो सक्सेशन है एक तरीके से हेरिडिटरी आपको लग रहा होगा, लेकिन हम इसको हेरिडिटरी होना नहीं मानते हैं, क्योंकि आगे चलकर जब 1740 में बाजीराव फर्स्ट के बेटे बालाजी बाजीराव, है ना, बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठेंगे, तब हम जाके बोलेंगे कि हाँ, अब ये जो पोस्ट है वो हो गई है हेरिडिटरी, और यहीं पर डिक्लाइन शुरू हो जाएगा साहूजी महाराज का। तो ध्यान रखना, बालाजी बाजीराव बाजीराव के लड़के हैं और बाजीराव लड़के हैं बालाजी विश्वनाथ के। तो बालाजी विश्वनाथ से बाजीराव और बाजीराव से बालाजी बाजीराव। लेकिन यहाँ पर हम बोलते हैं कि सक्सेशन हुआ है, या यूँ कहें कि हेरिडेटरी सक्सेशन हुआ है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो बाजीराव प्रथम है उन्हें फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर कहा जाता है। लेकिन मराठा एम्पायर बनाने से पहले जब वो पेशवा बनते हैं, तो उनके सामने जो चुनौतियाँ थी उनको थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं उनके ऊपर। तो होता ये है कि निज़ामुल मुल्क दक्कन में गवर्नर बन के आए थे और वो लाइक अ सोवरेन संप्रभु राजा की तरह काम कर रहे थे, संप्रभु रूलर की तरह काम कर रहे थे, है ना। वो निजाम जो थे 1724 में डेक्कन में आ गए थे, क्योंकि दिल्ली में उनकी दाल गल नहीं पा रही थी। इसी वजह से उन्होंने 1719 की जो ट्रीटी हुई थी सैयद ब्रदर्स और बालाजी विश्वनाथ के बीच में, उसको भी चैलेंज कर दिया था, उसको भी मानने से मना कर दिया था। तो अब मराठों के लिए इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो किसी भी तरीके से 1719 की जो ट्रीटी है, जिसे हमने मैग्ना कार्टा भी कहा था फॉर मराठा एम्पायर या मराठा स्टेट, तो उसको वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जब डेक्कन में मुगल गवर्नर, या फिर कहें कि डी फैक्टो यानी कि वास्तविक रूलर जो डेक्कन का मुगलों की तरफ से आया है, वो मराठों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एज सुप्रीम पावर इन डेक्कन। इसी के साथ में जंजीरा का एक इलाका है, एक आइलैंड है बेसिकली, और यहाँ पर अफ्रीकन ओरिजिन की सिद्दी कम्युनिटी रहती है और उनके पास बहुत पावरफुल नेवी है, और वो उस नेवी के को यूज़ करके कोंकण वाले रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखते हैं। तो सिद्दीज़ ने भी मराठों को चैलेंज किया था। इसके साथ में जो इंटरनल डिसेंट है मराठा स्टेट के अंदर, जहाँ पर राजा राम के बेटे संभाजी सेकंड कोल्हापुर में अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। आपको याद होगा कि बैटल ऑफ खेड़ में ताराबाई के हारने के बाद में शिवाजी सेकंड के बाद जब संभाजी गद्दी पर बैठेंगे, संभाजी सेकंड गद्दी पर बैठेंगे, तो वो शाहू जी को ओवरलॉर्ड या फिर छत्रपति मानने से मना कर देंगे, और लगातार संभाजी सेकंड ये कोशिश करेंगे कि उन्हें एक्सेप्ट किया जाए एज छत्रपति ऑफ मराठा स्टेट। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनली भी मराठा स्टेट वाज फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस। तो इन चैलेंजेस के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से बाजीराव फर्स्ट ने अपने आप को साबित किया, सिद्ध किया और मराठा स्टेट को मराठा एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी कंटेक्स्ट में ध्यान रखना कि इनकी अप्रोच क्या है। इनकी अप्रोच ये है कि इनके दिमाग में क्लैरिटी ये आ गई थी कि जो मराठा एम्पायर है वो पुराना और कमज़ोर हो चुका है, एक पेड़ की तरह, और अगर इसकी हम जड़ों पर हमला करते हैं तो इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, इसकी जो शाखाएँ हैं, वो अपने आप ही गिर जाएँगी, और इससे होगा ये कि जो मराठों का झंडा है वो कृष्णा नदी से लेकर अटक जो पंजाब में झेलम नदी के किनारे है, वहाँ तक फहराने में मदद हो जाएगी, या फिर वहाँ तक फहराना आसान हो जाएगा। तो इनका सिंपल शुरुआत से एक फंडा था कि हम मराठा स्टेट को इंडिया में एक एम्पायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले से ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। अब अगर हम इनके माइलस्टोन्स की बात करें तो ध्यान रखना कि कहानी ये बनती है कि 1724 में निज़ामुल मुल्क चिनकिलिच खान डेक्कन में आ जाते हैं, जब नॉर्थ में या दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला, जो उन्हीं की मदद से गद्दी पर बैठा था, सैयद बंधुओं को, सैयद ब्रदर्स को मारकर उसने निज़ाम की बात मानने से मना कर दिया, और वो हमेशा कभी शराब में, कभी डांसिंग गर्ल्स के बीच में अपना टाइम वेस्ट करता रहता था, और निज़ाम जिस भी रिफ़ॉर्म की बात करते थे, तो वो मानता नहीं था। फाइनली 1724 में निज़ाम फ्रस्ट्रेट हो गए और दिल्ली से वो बिना बताए डेक्कन में आ गए। बाद में मोहम्मद शाह रंगीला ने भी निज़ाम को डेक्कन का इंडिपेंडेंट रूलर लाइक
रूलर की तरह मानना शुरू कर दिया था। हालाँकि निज़ाम ने कभी भी अपने आप को थ्योरेटिकली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन निज़ाम वाज़ बिहेविंग एज़ इफ ही वाज़ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ डेक्कन और हैदराबाद। तो ये आप दिमाग में रखना। अब निज़ाम के लिए बड़ा खतरा था कि ये जो मराठे एम्बिशियस हो रहे हैं, इनको कैसे भी करके मैनेज किया जाए, वरना डेक्कन में मेरी चलेगी नहीं। और डेक्कन के जो मुगल की 6 प्रोविंसेस हैं, जिनको आपने मुगल्स ने 1719 के ट्रीटी के बेसिस पर मराठों को दे दिया है, इन्हीं प्रोविंसेस के ऊपर तो निज़ाम अपना दावा पेश करेगा। तो अगर वो 1719 की ट्रीटी को मानता है, तो फिर वो इंडिपेंडेंटली काम कर नहीं पाएगा, उसे मराठों को चौथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर निज़ाम मराठों को कमज़ोर करना चाहेगा और ऐसा करने की कॉन्टेक्स्ट में कोल्हापुर में जो संभाजी सेकंड हैं, जो शाहू जी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो उनको सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर निज़ाम और कोल्हापुर की जो आर्मीज़ हैं, वो शाहू जी की टेरिटरीज़ पर हमला करेंगी और इस स्थिति में पहुँचा देंगी शाहू जी को कि वो सरेंडर कर दें। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनली मराठों को कमज़ोर कर रहे थे कोल्हापुर का सेंटर, जहाँ पर संभाजी सेकंड थे। और भीतर की जो कमज़ोरी थी वो बाहर के दुश्मनों के साथ मिलकर जो सतारा में सेंटर ऑफ पावर है मराठों का, उसे कमज़ोर कर रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बाजीराव की भूमिका या उनका रोल देखते हैं, तो बहुत ही शानदार है। तो यहाँ बैटल ऑफ पालखेड़ होती है 6 मार्च 1728 में। ये एग्ज़ैक्ट बैटल नहीं है, है ना? ध्यान रखना, बाजीराव फर्स्ट को मालूम था, बाजीराव, पेशवा बाजीराव को मालूम था कि हम इनसे सीधे नहीं लड़ सकते। तो सीधे लड़ने की बजाय इन्होंने क्या किया कि निज़ाम की जो आर्मी थी, उसकी सप्लाई लाइन्स को कट कर दिया। उन्हें अब रसद नहीं पहुँच पा रही थी। दूसरा, निज़ाम को वो ये कहकर धमका लेते हैं या फिर ब्लफ़ कर लेते हैं कि तुम्हारी आर्मी से डबल आर्मी हमारे पास में है, अगर आप हमसे लड़ेंगे तो हम आपको मार देंगे। तो यहाँ पर निज़ाम समझ नहीं पाते और निज़ाम उनके सामने सरेंडर कर देते हैं और यहाँ पर निज़ाम और शाहू जी यानी कि मराठों के बीच में मुंगी शिवगाँव की ट्रीटी होती है 1728 में ही। और ये जो ट्रीटी है, ये 1719 की जो ट्रीटी हुई थी सैयद ब्रदर्स और बालाजी विश्वनाथ की मदद से, उस ट्रीटी को री रेटिफाई कर देती है। तो काम क्या होता है कि जो 6 मुगल प्रोविंसेस आपने 1719 की ट्रीटी में मराठों को दिए थे, ये वापस से दिए जाने निज़ाम एक्सेप्ट कर लेता है और वो ये भी कहता है कि अब से वो संभाजी को सपोर्ट नहीं करेगा और तीसरा कि जो इलाके उसने मराठों के जीते हैं, उन्हें वापस कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि बैटल ऑफ पालखेड़ और ट्रीटी ऑफ मुंगी शिवगांव एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन या सक्सेस है पेशवा बाजीराव के करियर में। उन्होंने साबित कर दिया कि वो कितने स्मार्ट हैं। फिर अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस सॉरी इसके इस ट्रीटी के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, तो ध्यान रखना, इसके बाद से मराठों को डेक्कन में सुप्रीम पोजीशन मिल जाती है और अब वो मराठों को बेस बनाकर एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी के बाद संभाजी सेकंड ने भी अपने आप को एज सबॉर्डिनेट स्टेटस पर एक्सेप्ट कर लिया था और फाइनली ट्रीटी ऑफ वारना होती है 1731 में, क्योंकि अब निजाम की सपोर्ट की तरफ से सपोर्ट तो आना नहीं है। तो यहाँ पर संभाजी सेकंड जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, छत्रपति तो शाहू जी ही हैं और मैं उनका सबॉर्डिनेट ऑफिसर की तरह कोल्हापुर से रूल करूंगा। और फाइनली हम देखते हैं कि बाजीराव, है ना, बाजीराव ने किस तरीके से एक क्राइसिस मोमेंट से मराठा स्टेट को निकाला था, तो उससे उनका स्टेटस भी राइज कर जाता है। अगर हम मालवा की बात करें कि मालवा की तरफ ये कैसे बढ़ते हैं, तो ये सीधी सी बात है, जब डेक्कन के हाथ में आ गया तो मालवा की तरफ तो जाना ही था। तो यहाँ मराठों में एक दो सरदार थे, उदाजी पवार और मल्हारराव होलकर, और वो लगातार मालवा में एक्सपेडिशंस कर रहे थे। और यहाँ पर एक बैटल होती है, बैटल ऑफ अमझेरा 1728 में ही है ना? बैटल ऑफ अमझेरा होती है जिसमें मालवा के मुगल गवर्नर गिरधर बहादुर, है ना? मालवा में मुगलों के गवर्नर जो थे वो गिरधर बहादुर थे। इनको हराया गया और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन फाइनली 1735 तक आते-आते बाजीराव ने पूरा मालवा कैप्चर कर लिया था, है ना? तो धीरे-धीरे बाजीराव की लीडरशिप में जो मराठे हैं वो मालवा की तरफ एक्सपेंड कर रहे थे और 1735 तक आते-आते पूरी तरह कैप्चर कर लिया और आगे चलकर 1738 में एक ट्रीटी ऑफ दुराहा सराय होगी। ट्रीटी ऑफ दुराहा सराय होगी और यहाँ पर फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा, फॉर्मली ये एक्सेप्ट किया जाएगा कि जो मालवा है वो मराठों का ही एरिया है, मराठों का ही रीजन है। अब कहानी बनेगी हमारे पास बुंदेलखंड की। ध्यान रखना, बुंदेलखंड में छत्रसाल बुंदेला थे
और वो कोशिश कर रहे थे कि शिवाजी की तरह वो भी बुंदेलखंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह एस्टैब्लिश कर दें। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद खां बंगश, है ना? अच्छा, अपन ने कहानी नहीं देखी। जब ये मालवा की तरफ आ रहे थे या मालवा में एक्सपेंड कर रहे थे, तो मुगलों की तरफ से आपके सवाई जयसिंह और मोहम्मद खां बंगश इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनको रोक नहीं पाए थे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मालवा की तरफ मराठों का जो एक्सपेंशन है, उसको कौन रोक रहा था? तो वो थे सवाई जयसिंह और मोहम्मद खां बंगश, और यहाँ सूबेदार थे गिरधर बहादुर। तो 3 नाम दिमाग में रखना मालवा में मराठों को रोकने वाले। खैर वापस आइए, हम लोग बात करेंगे बुंदेलखंड में क्या हुआ। बुंदेलखंड में ये हुआ कि जब छत्रसाल बुंदेला अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर जो मुगलों का गवर्नर है मोहम्मद खां मोहम्मद खां बंगश, उसने इन पर हमला किया और इनको घेर लिया। और एक कहानी बनती है मस्तानी की, है ना? छत्रसाल की एक बेटी है मस्तानी, वो बड़ी मुश्किल से बाजीराव की मदद लेके आई थी, और इसी मदद की वजह से अक्टूबर 1728 में बाजीराव सेकंड ने मोहम्मद खां बंगश को हरा दिया था, और जो बुंदेला क्षेत्रों को बंगश ने जीत लिया था, उनको वापस प्राप्त कर लिया था आपके बाजीराव, पेशवा बाजीराव ने। और इस कंटेक्स्ट में क्या हुआ कि छत्रसाल बुंदेला बहुत ज़्यादा इनसे ग्रेटफुल हो गए थे, इनके कृतज्ञ हो गए थे। तो कुछ रीजन्स थे जैसे कि कालपी, सागर, झांसी, हृदयनगर, सिरोंज, पूंछ, तो ये इलाके इन्होंने पेशवा को दे दिए थे इन द फॉर्म ऑफ जागी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मराठों का जो एक्सपेंशन है वो अब कहाँ हो गया? बुंदेलखंड में भी हो गया, है ना? ध्यान रखना कि मालवा के बाद वो बुंदेलखंड में आते हैं, लेकिन बुंदेलखंड में उनको एक अलाय मिल जाता है, उनको एक सहयोगी दोस्त मिल जाता है, जिसकी मदद से वो आसानी से यहाँ पर लोकल सपोर्ट हासिल कर पाएंगे। आगे वो बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे दिल्ली की 1737 में। 1737 में क्या हुआ है कि इन्होंने दिल्ली पर मार्च किया है। उसके पीछे जो कॉज है वो ये आ रहा है कि जो मराठे थे वो राजपूतों से चौथ लेना चाहते थे। इन्होंने राजपूतों पे हमले भी किए थे। तो जब राजपूतों से इन्होंने एक दबाव बनाया कि राजपूत हमें आप चौथ दीजिए, तो राजपूतों ने कह दिया कि फॉर्मल तरीके से थियोरेटिकल बेसिस पर हम कहें तो राजपूत आर सबॉर्डिनेट स्टेट्स ऑफ मुगल्स। तो जब तक मुगलों को आप नहीं हरा देते या उनसे आप नहीं परमिशन दिलवा देते, तो हम आपको चौथ नहीं दे सकते। तो उसने कहा ठीक है, मुगलों को देखा जाएगा। दूसरा कंटेक्स्ट ये था कि अवध का जो नवाब था, अवध का जो गवर्नर था सादत खान, उसने काफ़ी डींग हाँकी थी कि उसने किस तरीके से मराठों को मसल के रख दिया है। तो यहाँ पर बाजीराव को मालूम था कि मुझे साबित तो करना पड़ेगा अपने आप को कि क्योंकि मेरे बारे में काफ़ी मतलब हमारे बारे में काफ़ी गलत बोला जा रहा है। ऊपर से राजपूत तब तक हमारे सामने नहीं झुकेंगे जब तक कि हम मुगल्स को हम्बल नहीं कर देते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना, बाजीराव ने 1737 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, और वो शायद लगभग 3 दिन यहाँ रहा था। और इसने क्या किया, मुगल पावर को एक्सपोज कर दिया था कि कितना वीक है वो, और मराठों की पावर को स्टैब्लिश कर दिया था। और इसी की कहानी दूसरी भी ये बनती है कि ये जो एक्सपोजर हुआ है दिल्ली का, कि वो कितने कमज़ोर हैं, एक्सपोज हो गए। और इसी वजह से नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था। नादिर शाह ने जब ये देखा कि जो मराठे अभी कुछ साल पहले मुगलों की कैद में थे, और अब वो वहाँ उनकी छाती पर चढ़कर तांडव कर रहे हैं, तो दिल्ली कितनी कमज़ोर है। तो नादिर शाह ने जब ये देखा कि मुगल इतने कमज़ोर हैं, तो उसने भी दिल्ली पर आक्रमण किया और खूब लूटा था। उस कहानी को हम बाद में देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि मराठों ने दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया था, हालांकि परमानेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी ये दिखा दिया था कि वो कमज़ोर नहीं है। इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है दिल्ली के मार्च का। जब ये दिल्ली से लौट रहे थे तो वहां पर होता है बैटल ऑफ भोपाल। ध्यान रखना, जब ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो धौलपुर में ये एक मुगल आर्मी से हार गए थे, और धौलपुर वाली जो मुगल आर्मी थी वो पहुंच गई थी मथुरा, और मथुरा में ये सेलिब्रेट कर रहे थे कि इन्होंने मराठों को हरा दिया है। लेकिन यहाँ पर आपके बाजीराव ने अपना जो रूट था वो बदला, और इस मेन मुगल आर्मी को बाईपास करते हुए वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पर कब्जा किया। और जब वो लौट रहे थे तो धौलपुर में जो मुगल मुगल आर्मी थी, उसको जब पता चला कि मराठों ने तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया है और अब वो लौट रहे हैं, तो यहाँ पर जो मुगल फोर्सेस धौलपुर में थी, सॉरी मथुरा में थी, और प्लस जो निज़ाम की फोर्सेस थी, ये दोनों मिल जाती हैं, और इन्होंने ये प्लान किया कि हम भोपाल में लौटती हुई मराठा आर्मी को हराएंगे और ख़त्म कर देंगे।
तो ध्यान रखना दिल्ली से ये लोग लौट रहे थे और इनका रास्ता भोपाल में रोका है मुगल फोर्सेस ने और निज़ाम की फोर्सेस ने, है ना? थ्योरेटिकली निज़ाम जो है मुगल गवर्नर ही है ना? सूबादार ही है और उसकी भी प्रॉब्लम है मराठों के साथ में। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उसने मुगल फोर्सेस के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया और भोपाल में इनका रास्ता रोका दिसंबर 1737 में। लेकिन यहाँ पर भी जो है बाजीराव सेकंड ने उसी तरीके से जैसे पालखेड़ में इनको हराया था, डिप्लोमेसी के थ्रू मुगल्स को और निज़ाम को हरा दिया, है ना? बैटल नहीं हुई थी, लेकिन इनको डिप्लोमेटिकली इस तरीके से कन्विंस कर लिया कि तुम लड़ोगे तो हार जाओगे और इन्होंने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया था। और इसके बाद में ट्रीटी ऑफ दोराहा सराय होती है जनवरी 1738 में और यहाँ पर जो चीज़ें पहले से हो चुकी थी, उन्हीं को ही फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नया कुछ नहीं होता है। तो मुगलों ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो मालवा पर मराठों का कंट्रोल है, वो बना रहेगा। फिर नर्मदा और चंबल के बीच में जो रीजन है, उसको सोवरेन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि मराठे उसे जीत सकते हैं। और दूसरा, ये जो बैटल हुई हैं, इनके लिए 50 लाख की जो वॉर इंडेमनिटी है, हर्जाना है, वो मुगल मराठों को पे करेंगे। और ये एस्टैब्लिश करता है कि मराठे इंडिया के सुप्रीम पावर बन चुके हैं। तो दिल्ली जाने में थोड़ी-सी तकलीफ हुई थी, लेकिन लौटना तो बहुत स्मूथ रहा था। फिर एक कहानी ये भी बनती है कि गुजरात में 1730 से 38 के बीच में जो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स चलती रही, उसका अंत इसमें हुआ कि 1738 तक आते-आते गुजरात को मराठा एम्पायर का हिस्सा बना लिया गया। फिर एक विक्ट्री ऑफ बसीन के नाम से भी एक छोटी-सी कहानी बनती है कि 1739 में जो बाजीराव पेशवा हैं, उनके भाई हैं चिमना जी। चिमना जी ने पोर्चुगीज़ को हराकर साल्सेट कैप्चर कर लिया था। ध्यान रखना जो ये जो आपके पोर्चुगीज़ हैं इस वाले रीजन में, बसीन और साल्सेट वाले रीजन में, ये बहुत अनपॉपुलर थे क्योंकि ये वहाँ के लोकल लोगों को परेशान करते थे क्योंकि वो कहते थे कि आपको कन्वर्ट होके ईसाई बनना है और हम आपको लूटेंगे भी। तो पोर्चुगीज़ से लोग परेशान थे और मराठों ने उनको जाकर बचा लिया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि आपके जो पेशवा बाजीराव हैं, है ना? उनकी एक और एक्सपीडिशन ध्यान ध्यान रखना, कोंकण वाला। 1733-36 के बीच में इन्होंने सिद्दियों को भी हरा दिया था और कोंकण का रीजन जीत लिया था। तो इस तरीके से लगभग पूरा जो इंडिया है इनके इन्फ्लुएंस में आ गया था। दिल्ली में ये अपना झंडा गाड़ चुके थे और साउथ तो इनके हाथ में था ही। हैदराबाद का निज़ाम सरेंडर कर चुका था। तो इस तरीके से अपने 20 साल के करियर में आपके जो पेशवा बाजीराव हैं, उन्होंने 40 मेजर लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उन सभी में उन्होंने सफलता पाई है। फिर वो मूवी ध्यान रखना बाजीराव मस्तानी, उसमें थोड़ी कहानी ड्रामेटिक है, रोमांटिक है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान रखना वो मूवी बिल्कुल सही है। इसमें एक कहानी आती है कि जब मोहम्मद शाह रंगीला ने पूछा कि बाजीराव कैसा आदमी है ना? कितना बढ़िया आदमी है, मुझे उसको देखना है, तो उसका जब फ़ोटो बनवाया गया था, तो जिस फ़ोटो बनाने वाले ने इनका फ़ोटो बनाया था, उसमें जो फ़ोटो बनाया था वो ऐसा था कि घोड़े पर एक आदमी बैठा हुआ है और उसने लगाम अपने मुँह से पकड़ रखी है और दोनों हाथों से तलवार चला रहा है। और इस फ़ोटो को देखकर मोहम्मद शाह रंगीला की थोड़ी हालत टाइट हो गई थी। कहने का मतलब इस व्यक्ति का जो ऑरा था वो बहुत खतरनाक था। हालाँकि ये भी कहानी बनती है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो भी गृह कलेश में हुई है। ख़ैर जो भी है, लेकिन ध्यान रखना ये आदमी महानतम लोगों में से है। शिवाजी के बाद अगर कोई व्यक्ति है मराठों में जिसने बहुत शानदार रोल रोल प्ले किया, तो वो बाजीराव पेशवा ही हैं।